तो ये सारी की सारी चीजों के अराउंड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ये इन्नेटिज्म की डॉक्ट्रीन को रिजेक्ट कर देते हैं या इन्नेटिज्म की थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो इंसान है, दे आर बॉर्न एज अ ब्लैंक स्लेट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित पवार है और आप देख रहे हैं पावर विद इन साइकोलॉजी। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं वेस्टर्न हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की। तो जब भी हम लोग साइकोलॉजी की बातचीत करते हैं तो साइकोलॉजी में दो तरीके से हिस्ट्री देखी जाती है। एक हिस्ट्री तो आपकी वो होती है जिसमें साइकोलॉजी का ऑफिशियली जन्म होता है, उस साइकोलॉजी को जिसको हम लोग सब्जेक्ट्स डिग्री की तरह चूज करते हैं, जिसको हम एकेडमिक टर्म्स में या एकेडमिक या साइंटिफिक टर्म्स में शुरुआत कहते हैं एकेडमिक साइकोलॉजी की या फिर साइंटिफिक साइकोलॉजी की, जो कि शुरू होती है ऑफिशियली विलियम वुंड से, जिन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टैब्लिश करी थी लिप्जिग जर्मनी में। और दूसरी शुरुआत वो होती है जहां से ऑफिशियली हमें डॉक्यूमेंटेशनल ट्रेस मिलना शुरू हो जाता है कि साइकोलॉजी या वो सारी चीजें जिनको हम साइकोलॉजी में कंसिडर करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोगों को किसी और के थॉट में, किसी और सब्जेक्ट में या कहीं और पे प्रेजेंट या मेंशन्ड मिलती है। तो जब हम उसकी ट्रेस करते हैं तो उसका मेजर कंटेंट शुरू हो जाता है आपका ज्यादातर सोक्रेटिस से, यानी कि फिलॉसफी से। उससे पहले भी कुछ एंशियंट टेक्स्ट इजिप्ट में इस तरीके के मिले हैं जिसमें साइकोलॉजी की, मेंटल इलनेसेस की, मेंटल डिसऑर्डर्स की, डिजीजेस की, इस तरीके की चीजों की बातचीत करी हुई है। लेकिन जो ऑफिशियली स्ट्रक्चर्ड कंटेंट हमें देखने को मिलता है वो ज्यादातर ग्रीक फिलोसोफर्स के साथ सोक्रेटिस, फिर प्लेटो, एरिस्टोटल, हिपोक्रेट्स, इस तरीके से पूरी की पूरी जर्नी देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये इससे आगे की जर्नी के साथ शुरू होगा, जो कि है 17th सेंचुरी इंग्लिश फिलोसोफर्स के साथ में, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे रेने डेकार्ट और साथ ही साथ में जॉन लॉक की। तो हम लोग रैशनल साइकोलॉजी वर्सेस एम्पिरिकल साइकोलॉजी की आज बातचीत करने जा रहे हैं। इस बातचीत को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पावर विद इन साइकोलॉजी के कोर्सेज में एडमिशंस, एनरोलमेंट्स ओपन हो चुके हैं। हम लोग साइकोलॉजी के सभी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। साथ ही साथ में हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो कंप्लीट और होलिस्टिक होती है। साइकोलॉजी के साथ साथ जनरल एप्टीट्यूड या नेट के साथ पेपर 1 और जितना भी एडिशनल पार्ट साइकोलॉजी के एग्जाम्स में आता है वो सब कुछ हम लोग प्रिपेयर कराते हैं। हम लोगों के पास में काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ हैं जो बहुत ही रिगरसली बच्चों के साथ में वर्क करती हैं और इंश्योर करती हैं कि बच्चे का एग्ज़ाम क्रैक हो। हम लोगों के रिजल्ट्स चेक करने के लिए आप हमारी वेबसाइट powerwithinpsychology.com पर जा सकते हैं या हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जा सकते हैं, जहां पे हमने अभी के रिजल्ट्स अपलोड कर दिए हैं। बट और जो रिजल्ट्स हम लोगों को पीजी के, बाकी एमफिल के एग्जाम्स के मिल रहे हैं वो सारे के सारे हम लोग कुछ टाइम में अपलोड करेंगे। तो अगर आप वहीं पे हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो वो रिजल्ट्स भी आप देख पाएंगे। तो इसके बाद में हम लोग ऑफिशियली शुरू करते हैं जो हमारा ओरिजिनल कंटेंट है, जो पर्पस है इस वीडियो का, वेस्टर्न हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, और उसमें भी स्पेसिफिकली दो नोशंस, एम्पिरिकल साइकोलॉजी और रैशनल साइकोलॉजी। तो आइए इसी चीज को शुरू करते हैं रेने डेकार्ट के साथ में। और रेने डेकार्ट की जो शुरुआत है, ये सारे थॉट्स की जो शुरुआत है, इन सारी की सारी शुरुआतों में काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस हम लोगों को पैराडाइम लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे देखने को मिल रहे थे। उस समय पे जब रेने डेकार्ट के, जॉन लॉक के कॉन्सेप्ट्स आए थे, उस समय दुनिया में लार्जर लेवल पे काफी सारी सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल लेवल पे काफी सारे चैलेंजेस और चेंजेस एक्सपीरियंस करने को मिल रहे थे, जिसमें साइंटिफिक अचीवमेंट और डिस्कवरीज ने एक बहुत ही लार्जर इंपैक्ट लोगों के ऊपर छोड़ दिया था कि हम लोगों को केवल उसी तरीके के कंटेंट को सही मानना है जो कि साइंटिफिक है, ऑब्जेक्टिवली ड्रिवन है और जिसको एक्सपेरिमेंटली लाया गया है। और ऐसी चीजें जो सब्जेक्टिव हैं, पर्सनल नोशंस, आइडियाज से जनरेट होती हैं,
वो कम ऑब्जेक्टिव, कम साइंटिफिक, कम एक्सपेरिमेंटल है और इस तरीके के कंटेंट से थोड़ी सी दूरी बनाई जा रही थी। ऐसे टाइम पे जो कैथोलिक चर्च है, जो चर्च और अथॉरिटी ऑफ चर्च हो गया, उन लोगों ने ये आइडिया एक्सेप्ट कर लिया था कि जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पे एग्जिस्ट करता है और जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स को डेवलप करने में लग रहे थे। इसी टाइम पर दो इंटरेस्टिंग लोग साइकोलॉजी की हिस्ट्री में सामने आते हैं। एक रेने डेकार्ट, जिन्होंने अपने थॉट को नाम दिया रैशनलिज्म, ऐसा थॉट जो कि रीजन और लॉजिक से ड्रिवन है, यानी कि हम केवल उन चीजों को कंसिडर करेंगे जिन चीजों को रीजन और लॉजिक से तोला जा सके, मापा जा सके। और दूसरी तरफ जॉन लॉक, जिनके आइडिया को एम्पिरिसिज्म कहा जाने लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि हर वो चीज जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन सेंसेस से ली जा सकती है, वो सब कुछ नॉलेज हो सकती है। तो ऐसे में दो ऑपोजिट विचार रैशनल साइकोलॉजी और एम्पिरिकल साइकोलॉजी के हम लोगों की वेस्टर्न हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में जो जॉन लॉक के एम्पिरिसिज्म का जो फाउंडेशन है वो आगे जाके काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है, जहां पे काफी और ब्रिटिश फिलोसोफर्स हैं जो एसोसिएशनिज्म के स्कूल को सपोर्ट करते हैं। वो एसोसिएशनिज्म जिसकी हिस्ट्री एरिस्टोटल तक जाती है, जहां पे एरिस्टोटल ने एसोसिएशनिज्म के प्रिंसिपल्स दिए हैं और वो प्रिंसिपल्स आगे जाके ब्रिटिश फिलोसोफर्स यूज करते हैं। वही की प्रिंसिपल्स एसोसिएशनिज्म के आगे जाके लर्निंग में क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए या पावलो की रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स माने जाते हैं। तो एसोसिएशन की भी बड़ी सुंदर हिस्ट्री है जो कि एरिस्टोटल से, ग्रीक फिलोसोफर्स से शुरू होती है और इंग्लिश हिस्ट्री तक जाती है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेने डेकार्ट की। रेने डेकार्ट फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी कहे जाते हैं। इन्होंने मॉडर्न फिलॉसफी की नींव रखी, फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी, और इन्होंने एक पॉपुलर पब्लिकेशन मीडिएशंस ऑफ द फर्स्ट फिलॉसफी दी 1641 में। और इन्होंने एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट कही, कोजिटो एर्गो सम, जिसको कहा जा सकता है आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये सीधे आई को ह्यूमन से रिलेट कर रहे हैं कि क्योंकि इंसान रीजन कर पाता है, लॉजिकली सोच पाता है, प्रैक्टिकली चीजों को देख सकता है, समझ सकता है, तोल सकता है, इस वजह से वो सोच पाता है और इसीलिए वो रीजन कर पाता है, और वो रीजन कर पाता है, सोच पाता है, इसीलिए वो इंसान है, या व्यक्ति जो भी कुछ है वो इसीलिए है क्योंकि उसके पास रीजन करने की एबिलिटी है। और इस एबिलिटी को उन्होंने साइंटिफिक बेसिस का कोर बताया कि ऐसी चीजें जो रीजन और लॉजिक से तराशी जा सकती हैं, केवल उन्हीं चीज को हम लोग आगे रिसर्च में, थ्योरीज में, प्रैक्टिकल्स में, इन सब चीजों में केवल उसी कंटेंट को यूज करें। तो ह्यूमन बीइंग्स सोच सकते हैं और यही उनके बारे में सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन है उनके होने की। तो क्योंकि इंसान सोच सकता है इसीलिए वो अलग है, वो सोच सकता है इसीलिए वो इंसान है। और इनकी विचारधारा को, इस विचारधारा को जिसका कोर रीजन, लॉजिक है, उसको कहा जाने लगा रैशनलिज्म, यानी कि रैशनल बिलीफ के ऊपर बेस्ड इनका आइडिया रैशनलिज्म कहा जाने लगा। और इसको कभी कभी कॉन्टिनेंटल रैशनलिज्म भी कहा जाता है। ये कुछ थोड़ा सा ज्योग्राफिकल मार्कर की तरह आप इसको देख सकते हैं, पर दोनों एक ही चीज है, कॉन्टिनेंटल रैशनलिज्म और रैशनलिज्म। जब हम देखते हैं तो कोर में हम लोग रेने डेकार्ट के थॉट की बातचीत कर रहे हैं जिसका बेस रीजन और लॉजिक है। तो रीजन इज द चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज। तो हम जिस भी चीज को ज्ञान कहेंगे वो चीज होनी चाहिए जिसको रीजन और लॉजिक से देखा जा सके, तराशा जा सके, मेजर किया जा सके, कंपेयर किया जा सके। और इन्होंने आर्ग्यू करा दैट एवरीथिंग अ पर्सन कैन नो, हर वो चीज जो एक इंसान जान सकता है, वो सारी की सारी चीजें इज फाउंड इन द माइंड,
वो सारी की सारी चीजें हमारी दिमाग में और दिमागी क्षमताओं में मिल सकती हैं या उनसे पाई जा सकती हैं। एंड ओनली अ क्लेम बेस्ड ऑन रीजन कुड बी ट्रू, और केवल वही क्लेम को सही कहा जाना चाहिए जिसके पीछे एक साउंड रीजन और लॉजिक हो। तो अगर कोई बात हवा में कही गई है तो उसको हम ना माने, बल्कि जिसके पीछे हमारे को जेन्युइन रीजंस दिख रहे हैं, सामने हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उन सारी की सारी चीजों को ही यहां पे एक तरीके से नॉलेज माना जाना चाहिए। तो रैशनलिस्ट बिलीव करते हैं कि ह्यूमन सेंसेस को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। एक्चुअली वो ये कहते हैं कि ह्यूमन सेंसेस को गलत जानकारी भी मिल पाती है, तभी तो इल्यूजन एक्सपीरियंस होता है, तभी तो हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस होता है। कोई चीज सामने है ही नहीं, वो दिखती है, कोई बोली ही नहीं गई पर वो सुनाई देती है। इसीलिए सेंस ऑर्गन्स को 100% जेन्युइन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं माना जा सकता। इसीलिए हमें कॉन्स्टेंटली हर चीज को रीजन और लॉजिक से तोलना चाहिए। ऐसे में ये काफी ज्यादा स्केप्टिकल थे ह्यूमन सेंसेस को लेके, कि जो इंसानी सेंस ऑर्गन्स हैं, जो सेंसेशन से इंफॉर्मेशन दिमाग तक जाती है, वो 100% ट्रस्ट नहीं करी जा सकती है। और वो यही चीज है। उसके बाद इन्होंने कहा इन्नेटिज्म। इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया इन्नेटिज्म का। इन्नेटिज्म मतलब ये फिलॉसफी का वो नोशन है जो कहता है कि माइंड इज बॉर्न विद आइडियाज एंड नॉलेज। हमारे पैदाइश में सिर्फ पैदा होना ही काफी है, और इस चीज के साथ हम बहुत सारी नॉलेज मिलती है। जब हमारा जन्म होता है तो ऑलरेडी हमारे दिमाग में ईश्वर को लेके, मैथ्स के फॉर्मूलाज को लेके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की कुछ अंडरस्टैंडिंग दिमाग में रहती है, और इसी अंडरस्टैंडिंग से हम लोग आगे जाके रीजन और लॉजिक कर पाते हैं। तो ऐसे में हम लोग एक ब्लैंक स्टेट नहीं है जन्म पे। ऐसा नहीं है कि हम जब पैदा हुए तो पैदा होते ही हम जीरो थे, और अब जैसे जैसे दुनिया को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो चीजें समझते हैं। ऐसा नहीं है। डेकार्टे मानते हैं कि हम सभी कुछ जानकारी के साथ पैदा होते हैं, और इस समझ को, इस कॉन्सेप्ट को हम इन्नेटिज्म कहते हैं। इन्नेटिज्म मतलब पैदाइश। पैदाइश के साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ आइडियाज, कुछ चीजें हमारे दिमाग में होती हैं, और वो सारी की सारी फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड में बाहर अलग तरीके से निकलती है या फॉर्म करती है। अगली चीज, जो थ्योरी ऑफ इन्नेटिज्म है, उसकी जो ओरिजिनल रूट है वो प्लेटो और डेकार्टे तक जाती है। तो डेकार्टे की यह बात केवल डेकार्टे नहीं बट प्लेटो तक भी जाती है, जहां पे वो इन्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, यानी कि नॉलेज पैदाइशी होती है। हम लोगों को बस उस नॉलेज को बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है, लॉजिकली रीजन के साथ यूज करना होता है, और इससे हम बाहर की दुनिया को समझ पाते हैं। तो जो माइंड है वो ऑलरेडी आइडियाज, नॉलेज, बिलीफ्स के साथ जन्म लेता है। आगे रेने डेकार्टे कई चीजों के लिए फेमस है, जिसमें से पहली चीज रैशनलिज्म। इस रैशनलिज्म पे आगे जाके, क्योंकि रैशनलिज्म इतना पॉपुलर हुआ था कि इसी चीज में साइकोलॉजी को रैशनल साइकोलॉजी भी कहा जाने लगा। ऐसी साइकोलॉजी जो रीजन और लॉजिक के बेसिस पे रिसर्च, डेटा कलेक्शन और अपने सिस्टम्स को देखती है। और इसके साथ में रैशनलिज्म के बाद में दूसरा हो गया इन्नेटिज्म, यानी कि हमारी पैदाइश में हमारे पास ऑलरेडी कंटेंट होता है, बस उस कंटेंट को हम बाद में अलग तरीके से आइडेंटिफाई, एक्सपीरियंस करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड में। लेकिन चीजों के अराउंड बिलीफ्स, आइडियाज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में पैदाइश के साथ होते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने डुअलिज्म का। ये पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने डुअलिज्म की बात कही, लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने डुअलिज्म के कॉन्सेप्ट को रीजन और लॉजिक से बेस देने का कोशिश किया।
तो डुअलिज्म में ये मानते थे कि माइंड और बॉडी ये दो अलग चीजें हैं, और ये दोनों अलग चीजें, चौथा कॉन्सेप्ट, इंटरैक्ट करती हैं, या इंटरैक्शनिज्म, कि ये माइंड और बॉडी साथ में इंटरैक्ट करते हैं पिनियल ग्लैंड में। तो ये सबसे कोर चीज है, और यही चीज क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं कि किस चीज को इंटरैक्शन का सोर्स माना गया डुअलिज्म में, वो है आपका पिनियल ग्लैंड। माइंड और बॉडी इंटरैक्ट कर पाते हैं, ये दूसरी अंडरस्टैंडिंग। डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो रेने डेकार्ट ने दिया है। इन्नेटिज्म पे कौन अग्री करता था, या किसका कॉन्सेप्ट है, कौन इस थॉट में बिलीव करता है, और साथ ही साथ में रैशनलिज्म क्या है या किससे आता है। तो ये सारी की सारी चीजों के अराउंड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी चीज को, थ्योरी ऑफ डुअलिज्म या डॉक्ट्रिन ऑफ डुअलिज्म, जिसमें माइंड और बॉडी को दो कहा गया है। तो माइंड और फिजिकल बॉडी दो डिस्टिंक्ट एंटिटीज हैं, और ये डिस्टिंक्ट एंटिटीज आपस में इंटरैक्ट करती हैं। कहां पे? बॉडी में, पिनियल ग्लैंड में। बॉडी में कहां पे? ब्रेन में। एक छोटा सा ब्रेन का पार्ट होता है पिनियल ग्लैंड, उस ग्लैंड में ये इंटरैक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो किसी ने पूछा डेकार्टे से, आपको कैसे पता कि ये पिनियल ग्लैंड में ही होता है? क्योंकि उस समय पे साइंटिफिक एडवांसमेंट जरूर हो रही थी, लेकिन इस तरीके के मजबूत एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजिकल प्रोसीजर्स नहीं थे जिससे बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगाया जा सके। तो ऐसे में डेकार्टे कहते हैं कि जब हम ह्यूमन शरीर को खोल के देखते हैं तो एवरीथिंग इज फाउंड इन पेयर्स। दो आंखें, दो कान, दो हाथ, दो पैर, हर चीज दो के जोड़े में देखने को मिलती है, या उसका कोई पार्ट पेयर में या दो के जोड़े में मिलता है। केवल पूरी बॉडी में ब्रेन के अंदर एक ऐसा पार्ट है, पिनियल ग्लैंड, जो कि एक लौता पाया जाता है। इसीलिए ब्रेन में पिनियल ग्लैंड को कुछ इंपॉर्टेंट रोल दिया जाना चाहिए होगा, तभी वो अकेला है, बाकी ब्रेन के सारे पार्ट दो हिस्सों में हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि यही मेरे रीजन का बेस है कि क्योंकि वो अकेला है और इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो ये सारी की सारी चीजें वहीं घट रही होंगी। और इसी चीज में उन्होंने पिनियल ग्लैंड को चीफ चेयर ऑफ इंटरैक्शन बताया। उसके बाद में डुअलिज्म जो है उसके अंदर आपका थॉट, बॉडी, माइंड, गुड, इवल, मैटर, स्पिरिट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हम लाइफ में देखें तो ये डुअलिज्म कई तरीके से देखने को मिलता है। ईश्वर, शैतान, अच्छा, बुरा। तो इसी तरीके से डुअलिज्म भी ऑटोमेटिकली एक जस्टिफिकेशन लेता है। इसी तरीके से आपका माइंड और बॉडी दो फॉर्म्स में पाया जाता है। और इसके बाद में इन्होंने कुछ और चीजें भी कही, जिसमें इन्होंने सब्सटेंस और ये चीजें भी बताई, कभी और हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी आप देखना चाहें तो यहां पे लिखा हुआ है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग आ जाते हैं जॉन लॉक पे। जॉन लॉक एक दूसरे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने विचारधारा की शुरुआत इन्नेटिज्म को अपोज करके करी। इन्होंने कहा कि जैसा रेने डेकार्ट कहते हैं कि इन्नेटिज्म यानी कि जो व्यक्ति पैदा होता है वो कुछ जानकारी लेके पैदा होता है, कुछ आइडियाज, कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेके जन्म होता है उसका, इस चीज का ओपोज करते हैं जॉन लॉक, और ये इन्नेटिज्म की डॉक्ट्रीन को रिजेक्ट कर देते हैं, या इन्नेटिज्म की थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं, और कहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो इंसान है, दे आर बॉर्न एज अ ब्लैंक स्लेट, टेब्यूला रासा। तो इन्होंने इस पूरी की पूरी चीज में जो इंसान है उसको टेब्यूला रासा कहा, ब्लैंक स्टेट या टेब्यूला रासा। सो व्हेन ह्यूमंस आर बॉर्न, उनके दिमाग में कोई नोशंस, कुछ आइडिया नहीं होता है। वो जब अपने सेंस ऑर्गन से, सेंसेशन से, जब वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरैक्ट करते हैं, तब धीरे धीरे
एक ब्लैंक स्लेट पे इंप्रेशन पड़ता है। जिस तरीके से एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम जब लिखते हैं तभी कुछ छपता है, उसी तरीके से जो लिखना है पेन से, तो ये पेन इंसान के लिए सेंस ऑर्गन्स हुए, और इन सेंस ऑर्गन से जो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं दुनिया के बारे में, अपने बारे में, वो सब नॉलेज बनती है। तो जॉन लॉक के क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं? सबसे पहला इन्होंने कहा कि इन्नेटिज्म को रिजेक्ट करा। दूसरा, टेब्यूला रासा कहा इन्होंने कि ब्लैंक स्लेट होता है व्यक्ति पैदाइश पे। तीसरा, इन्होंने एम्पेरिसिज्म, इस पूरे के पूरे थॉट को इन्होंने एम्पेरिसिज्म कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, दे आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज टू एक्सपीरियंस दिस वर्ल्ड। तो इसीलिए एम्पेरिसिज्म एक इंपॉर्टेंट सिस्टम या टूल हो जाता है ह्यूमन साइंसेस को या साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करने का। तो ये कहते हैं कि ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंसेस, सेंस ऑर्गन्स, सेंसेशंस, और यही एकमात्र तरीका है हमारी पूरी की पूरी नॉलेज और चीजों को दिमाग तक पहुंचाने का। दूसरा, इन्होंने कहा कि ह्यूमंस ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं। तीसरा, जो भी हमें आइडियाज मिलते हैं ये सेंस इंप्रेशंस की फॉर्म में मिलते हैं, बाहरी चीजों को हम एक्सपीरियंस करते हैं और फिर उनके इंप्रेशंस दिमाग पे बनते हैं। इन्होंने टेब्यूला रासा कहा, और इन्होंने कहा कि हमारी जो कैपेसिटी है सेंसेशन और रीजन की, वर सफिशिएंट टू एक्वायर नॉलेज। जो नॉलेज हमें बाहर से एक्वायर करनी है, क्योंकि पैदाइश में कोई नॉलेज हमारे पास नहीं है, उसके लिए सेंसेशन और रीजन, सेंसेशन मतलब कि हम लोग बॉडीली ये सारी की सारी चीजें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, और रीजन उन सब चीजों को दिमाग में सही तरीके से प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो जानकारी मिलना और दिमाग के अंदर प्रोसेस होना, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एम्पेरिसिज्म में, जिसमें ये कहते हैं कि नॉलेज एक्विजिशन एक 2 स्टेप प्रोसेस है। यानी कि जीवन में जितना भी ज्ञान समझ हम लेते हैं वो 2 तरीकों से या 2 कदम में किया जाता है। पहला कदम सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी कि हम लोगों के सेंसेशन, सेंसेस से पूरी की पूरी जानकारी हम तक पहुंचती है दिमाग तक, ये सेंसरी एक्सपीरियंस। और रिफ्लेक्शन, ये सारी की सारी चीजें दिमाग के पास में एक जैसे कोई इंटरनल सेंस है जो सारी की सारी चीजों का सेंस बनाता है। यानी कि ये सारे के सारे सेंसेस की इंफॉर्मेशन माइंड तक जाती है, और माइंड इन सेंसेस पर रिफ्लेक्ट करके उसको मीनिंग, पर्पस देता है। इस तरीके से हम लोग नॉलेज को एक्वायर कर पाते हैं। तो लॉक के सिंपल आइडिया थे सेंसेशन और रिफ्लेक्शन, लेकिन इसने साइकोलॉजी के लिए बहुत दरवाजे खोल दिए, क्योंकि इस तरीके से इतना सिस्टमैटिकली सेंसेशन के प्रोसेस को परसेप्शन और माइंड तक लेके जाने में जो उन्होंने ये 2 स्टेप की क्लैरिटी दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई, क्योंकि इन छोटे छोटे कदम से ही साइकोलॉजी आज वो बना है जो वो है। तो जो एम्पेरिसिज्म का आइडिया है वो नेचुरली इन्नेटिज्म को रिजेक्ट करता है, और जो डेकार्टे के आइडियाज है उनको ओपोज करता है। तो ऐसे में जॉन लॉक, एरिस्टोटल, इन लोगों को लूजली एम्पेरिसिस्ट कहा जा सकता है, क्योंकि एरिस्टोटल का भी इंग्लिश फिलॉसफी में काफी पॉजिटिव इंपैक्ट है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ब्रिटिश एसोसिएशनिज्म का सिस्टम शुरू हुआ। तो ये जितने भी आपकी हिस्ट्री में हम बात करते हैं उन सब हिस्ट्री की अलाइनमेंट ग्रीक फिलॉसफी तक जाती है, सोक्रेटिस तक, प्लेटो तक, एरिस्टोटल तक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जहां से वेस्टर्न फिलॉसफी की जर्नी या वेस्टर्न फिलॉसफी में साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत होती है। तो ये पूरी की पूरी चीज हम लोगों को एक तरीके से हिस्ट्री के अंदर समझना होता है, क्योंकि रैशनल और एम्पेरिकल ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे कुछ और चीजों की बातचीत करेंगे
कि किस तरीके से ये एम्पेरिकल और रैशनल साइकोलॉजी आगे आके, या फिर आप ये कह सकते हो कि किस तरीके से डेकार्टे का रैशनलिज्म, जॉन लॉक का एम्पेरिसिज्म साइकोलॉजी पर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता है, और ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी को दो सिस्टम्स में बांट देता है, रैशनल साइकोलॉजी और एम्पेरिकल साइकोलॉजी, और कैसे ये दोनों चीजें बहुत अहम स्टेप्स रहे हैं साइकोलॉजी को आज की फॉर्म या शेप देने में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग दूसरे पार्ट के अंदर डिटेल में क्रिश्चियन वुल्फ की बातचीत करेंगे, विलियम डिल्थी की बातचीत करेंगे, और इनके नोशंस साइकोलॉजी को लेके, साइंस को लेके, ह्यूमन साइंस को लेके क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग जानेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोगों को ये कंटेंट जो है वो मीनिंगफुल लगा हो। थैंक यू।